चलिए स्टार्ट करें हम लोग। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कुछ, एक बार रिवाइज हम लोग कर लेते हैं तो एक ब्रीफ आइडिया हमको हो जाएगा। तो देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्रॉपिंग पैटर्न्स के बारे में देखा था। क्रॉपिंग पैटर्न्स में मैंने बताया क्या था, मैंने मिक्स्ड फार्मिंग के बारे में बताया था। फिर उसके बाद हम बात करें तो हम लोगों ने मिक्स्ड फार्मिंग के साथ साथ इंटर क्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन को भी देखा था। ये तो क्रॉपिंग पैटर्न है, मतलब ये हमारा बिहेवियर, हम कह सकते हैं एक तरीके से कि बिहेवियर हैबिट के चलते या बिहेवियरल रिस्पॉन्स के चलते हमको फायदा हो रहा है कि न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट नेचुरली हो जा रहा है विदाउट द एड ऑफ द फर्टिलाइजर्स। नेक्स्ट इरिगेशन टॉपिक हम पढ़ रहे थे, जिसमें कि ट्रेडिशनल सोर्सेज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। रिवर हो गया था, हम लोगों ने लेक्स को पढ़ा था, डगवेल, ये सारी चीज़ों के बारे में, राहत सिस्टम, ये सारी चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा था। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो हम लोगों ने इरिगेशन में ट्रेडिशनल सोर्सेज को देख लिया था। अब थोड़ा मॉडर्न सोर्सेज के बारे में हमें जानना है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा होगा दैट विल बी मॉडर्न सोर्सेज ऑफ इरिगेशन। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सेकंड डाल दीजिएगा टॉपिक, दैट इज द मॉडर्न सोर्सेज। मॉडर्न सोर्सेज ऑफ इरिगेशन, सोर्सेज ऑफ इरिगेशन, मॉडर्न सोर्सेज ऑफ इरिगेशन। मॉडर्न सोर्सेज ऑफ इरिगेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे सबसे मॉडर्न सिस्टम में सबसे पहला सिस्टम क्या आया कि हम वेल में मोटर लगा दिए एंड बन गया वो ट्यूबवेल। ठीक है, मतलब जहाँ खेत है वहीं पे क्या किया जाता है, ट्यूबवेल का यूज किया जाता है। मोटर, हम कह सकते हैं मोटर पंप। लेकिन इसमें ना बड़ा वेस्टेज हो रहा है। फिर हम लोग क्या किए, हम ये एक मेथड है, कैनाल्स का भी फॉर्मेशन करते हैं। ये पहले भी किया जाता था, आज भी किया जाता है। कैनाल्स का फॉर्मेशन हम करते हैं। जैसे एक मेन चैनल है तो हम क्या करेंगे, डिफरेंट चैनल्स का फॉर्मेशन कर देंगे। ये क्या हो जाएगा, कैनाल हो गया। ये एक मेन सोर्स है वाटर का, मेन सोर्स ऑफ वाटर। तो ये क्या हो गए, कैनाल्स हो गए। कैनाल्स के थ्रू हम कर सकते हैं इरिगेशन। नेक्स्ट सी अगर मैं बात करूं तो बहुत वेस्ट होता है पानी, बहुत ज़्यादा। देखो, पानी जो चाहिए प्लांट को वो कंटिन्यूअस चाहिए, लेकिन उतनी ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं चाहिए क्योंकि वाटर लॉग भी हो जाता है। लेकिन पानी जब हम पटाते हैं तो बार बार तो हर 2 घंटा या 5 घंटा पे हम पटाएंगे नहीं। एक दिन पटा दिए तो अगले दिन उसको हम लोग इरिगेशन करेंगे या इरिगेट करेंगे। तो जिस वजह से वाटर लॉगिंग कंडीशन होता है। एंड साथ ही साथ जितना पानी उसको चाहिए उससे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हम लोग क्या करते हैं, उसको पानी दे देते हैं, जिसके कारण वेस्टेज ऑफ वाटर भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इसी को ओवरकम करने के लिए ड्रिप इरिगेशन का भी सहारा लिया जाता है। ड्रिप इरिगेशन, इसमें हम लोग करते क्या है, इसमें हम लोग एक सिंपल पाइपलाइन के थ्रू, एक ये मेन चैनल है, ठीक है, मेल चैनल के से हम लोग क्या करते हैं, एक पाइप लाइन बिछा देते हैं। ये बैम्बू का भी हो सकता है, जो कि बैम्बू का यूज हिली एरियाज में हम लोग करते हैं ड्रिप इरिगेशन के लिए। पीवीसी पाइप्स का भी यूज किया जाता है। एंड इसमें हम कह सकते हैं जहां जहां प्लांट्स होते हैं, जैसे हम कहेंगे यहाँ मान लो प्लांट्स है, ठीक है, ये प्लांट्स है, यहाँ इसके रूट्स है, ये ऐसे। तो जहां जहां प्लांट होते हैं ना, वहां वहां क्या होता है, इस पाइप का ओपनिंग होता है जो धीरे धीरे करके बूंद बूंद करके वहां पे क्या होता है, रिलीज करता है पानी को। तो ये क्या हो गया, प्लांट हो गया। तो ड्रिप इरिगेशन में यहाँ से रिलीज होगा, यहाँ से रिलीज होगा, हम कह सकते हैं यहाँ से रिलीज होगा और यहाँ से रिलीज होगा।
ये हो गया ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन का मेन पर्पस क्या है? फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर। यस आर्यन, अभी पढ़ेंगे हम लोग। तो यहाँ पे क्या है, ये वाटर यहाँ पे निकल रहा है। कैनाल से, कैनाल, CANALS, कैनाल्स। और नहीं पीयूष, दोनों हल्का थोड़ा सा डिफरेंट तरह का है, हम बताते हैं अभी। स्प्रिंकलर यहाँ तक लिखिए ना, बता रहे। हो गया, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। देखो नेक्स्ट है स्प्रिंकलर सिस्टम। ये तीसरा था, डी लिखिएगा, स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम, स्प्रिंकलर सिस्टम न ज्यादातर हमको गार्डन्स वगैरह में हमको नजर आता है। गार्डन में देखना, कितना तुम जाओगे गार्डन जहाँ मेंटेन होता है जो गार्डन, वहां पे वाटर का स्प्रिंकलर सिस्टम ऐसा रहता है। रोटेटिंग हम कह सकते हैं नोजल होता है, ऐसा रोटेटिंग नोजल, कुछ ऐसा रोटेटिंग नोजल होता है। रोटेटिंग नोजल होता है जो कि रोटेट करता है, एंड इस रोटेटिंग नोजल से ही क्या होता है, वाटर बाहर आता है। ऐसा, ठीक है। इसी से क्या है, वाटर जो है वो हम कह सकते हैं सारे डायरेक्शन में मूव करता है, जिससे एक जगह पे पानी जमा होता नहीं है, वाटर लॉगिंग की कंडीशन नहीं होती है। और जाहिर सी बात है, ड्रिप इरिगेशन हाँ डायरेक्ट रूट पे देता है। ये क्या है, गार्डन्स वगैरह में हम लोग यूज करते हैं इसको, ये स्प्रिंकलर सिस्टम। ये जो हमको नजर आ रहा है ये है रोटेटिंग नोजल, जो मोटर वगैरह नहीं है, वो उसका डिजाइन ऐसा रहता है ना कि वाटर के फोर्स से ही वो घूमते रहता है। ये रोटेटिंग नोजल है, रोटेटिंग नोजल, नोजल। यस शशांक, इट ऑलवेज रोटेट्स बाय द फोर्स ऑफ द वाटर। इसका ऐसा बना रहता है, ब्लेड का डिजाइन ही अंदर से वैसा रहता है जो कि रोटेट करते रहता है। यस, अप्रमेय, वाटर कम्स फ्रॉम द टाइनी होल्स। इट इज एक्चुअली, इससे पहले भी कोई स्लाइड था क्या? क्या चीज? हाँ, इससे पहले भी था।
यूजुअली, सर इसका पीडीएफ मिल जाएगा? हाँ हाँ बिल्कुल, एंड होगा तो अपलोड कर ठीक देंगे। है सर। यूजुअली यूज्ड इन gardens, actually conserve water, conserve water and prevent waterlogging, prevent waterlogging, वाटर लॉगिंग को रोकने का ये काम करता है, वाटर लॉगिंग, प्रिवेंट वाटर लॉगिंग। तो देखिए ये मॉडर्न सिस्टम हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया, एक्चुअली इरिगेशन ही हमारा कंप्लीट हो गया। तो हम लोगों ने स्टार्टिंग कहाँ से चीजें की हैं, हम लोगों ने सबसे पहले सॉइल को प्रिपेयर किया, फिर हम लोगों ने बीज को बोया, फिर हम लोगों ने मैन्यूज फर्टिलाइजर्स को ऐड किया, फिर हम लोगों ने इरिगेट किया। लेकिन इतने सारी चीजों से करने के बाद भी क्या है, अभी तक हमारे जो क्रॉप है उसको खतरा है। खतरा किससे है? तो खतरा है पेस्ट से, ठीक है, खतरा है पेस्ट से। पेस्ट कुछ भी हो सकता है, जो भी ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट के ग्रोथ को डैमेज करे, हमारे क्रॉप के ग्रोथ को डैमेज करे, सबको ही हम मिला के पेस्ट बोलते हैं। एंड पेस्ट को मारने वाली जो दवा होती है उसको पेस्टिसाइड हम लोग बोलते हैं, ठीक है। पेस्ट बहुत तरह का हमको देखने को मिलता है, एंड पेस्ट से हमको बचाना है अपने प्लांट को। उसके बाद से जब उसको फिर पकेगा, वो मैच्योर करेगा, तो उसको हमको क्या करना है, हार्वेस्ट करना है। एंड आफ्टर दैट हार्वेस्टिंग प्रोसेस वी हैव टू स्टोर दैट ग्रेन और द फूड, ठीक है, उसको हम लोग फूड को स्टोर करके रखते हैं। ये सभी हो गया ये सबका। यस सर। यस सर। तो देखिए हम बात कर रहे हैं किसकी, हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट जो है, हम लोगों ने देखो पहला प्रिपरेशन ऑफ सॉइल देखा, दूसरा सोइंग देखा, तीसरा एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स देखा, चौथा इरिगेशन था। ये है हमारा फिफ्थ नंबर, दैट इज प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट्स, फ्रॉम पेस्ट्स। देखो हम बात कर रहे हैं पेस्ट की, तो those living organisms, those living organisms which damages the crop and reduces its yield are called pests, are called pests। तो पेस्ट सब हो गए, ठीक है, जो भी। एंड पेस्ट को मारने के लिए द केमिकल्स टू डिस्ट्रॉय पेस्ट, द केमिकल्स टू kill or destroy pests, destroy pests, इनको हम क्या कहते हैं, पेस्टिसाइड्स कहते हैं, पेस्टिसाइड्स। अब देखो पेस्टिसाइड्स और पेस्ट के बेसिस पे हम कह सकते हैं पेस्टिसाइड भी बहुत तरह का देखने को मिलता है। जैसे हमारा पेस्ट जो है भाई, पेस्ट हो सकता है वीड हो,
ठीक है, तो इसको मारने के लिए जो दवा यूज करेंगे उसको वीडीसाइड बोलेंगे, इसका जो पेस्टिसाइड होगा उसको वीडीसाइड बोलेंगे, वीडीसाइड। ठीक है, तो वीड है क्या? अनवांटेड, नेचुरली ग्रोन, नेचुरली ग्रोन प्लांट्स which consumes the nutrients। ये करता क्या है, जो न्यूट्रिएंट सॉइल में प्रेजेंट है, जो हमको प्लांट को मिलने वाला होगा, उसको यही ले लेगा, उसको यही कंज्यूम कर लेगा। विच कंज्यूम्स द न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल अवेलेबल फ्रॉम द सॉइल होगा, फ्रॉम द सॉइल फ्रॉम सॉइल अवेलेबल फॉर क्रॉप। तो ये है वीड्स। रिड्यूसेस इट्स के बाद लिखे है यील्ड, YIELD, यील्ड। एंड वीड्स को हम हाथ से भी रिमूव करते हैं, ठीक है, मेनली उसको हम केमिकल से ही यूज करते हैं, रिमूव करते हैं। कैन ऑल्सो बी रिमूव बाय, कैन बी removed by using a sickle। और इस मेथड को वीडिंग कहते हैं, इस मेथड को वीडिंग हम कहते हैं। हाथ से निकालेंगे सिकल की मदद से, तो उसको हम लोग वीडिंग कहेंगे। ऐसे नॉर्मली अब आज के डेट में उतना तो संभव, अब बहुत बड़ा लैंड है तो उतना तो संभव ही नहीं कि उसको हम वीडिंग के थ्रू निकालेंगे। तो हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, केमिकल्स को, जिनको हम क्या कह रहे हैं, वीडी साइड्स कहते हैं। लिखे तो पेस्ट हो गया वीड, तो वीडीसाइड कहेंगे। पेस्ट हो गया कोई इंसेक्ट, तो इंसेक्टिसाइड कहेंगे। है सारे पेस्टिसाइड, ठीक है सारे पेस्ट। वैसा पेस्ट जो इंसेक्ट है उसको मारेंगे इंसेक्टिसाइड। फंगस है तो फंगीसाइड। रोडेंट है तो रोडेंटिसाइड। Yes, Ane, we will read about harvesting also after this topic. हो गया?
व्हाट इज इल्ड? यस, अमेरांथस जो है वो वीड है। इल्ड का प्रोडक्टिविटी को इल्ड कहते हैं, जो प्रोड्यूस होता है उसी को इल्ड कहते हैं। नेक्स्ट देखो, अगर मान लो हम कह रहे हैं कि जो पेस्ट है हमारा क्या हो गया, इंसेक्ट है, कोई फंगस हो सकता है, कोई रोडेंट हो सकता है। रोडेंट कह रहे हैं जैसे कि आपका मोल हो गया, स्क्विरल हो गया, ये रोडेंट में आता है। रोडेंट लाइक मोल, स्क्विरल। सर थोड़ा सा बैक कर दीजिए ना। सर ये सबसे लास्ट में फॉर के बाद क्रॉप लिखे हैं क्या? हाँ, क्रॉप लिखे। एक तरीके से कह सकते हैं, फैमिली नेम तो नहीं है, रोडेंशिया में हम लोग रखते हैं। रोडेंट्स कहते हैं जो नॉइंग एनिमल्स होते हैं, जिनका अपर इंसाइजर क्या होता है ना, पूरे लाइफ टाइम तक बढ़ते रहता है। तो आगे का दो दांत होता है ना, तो इनको नॉइंग एनिमल्स भी कहते हैं, कुतरने वाले। ये नहीं कुतरेंगे ना, तो हम कह सकते हैं इसका दांत जो है वो परमानेंटली बढ़ता रहेगा। तुम बच्चे को देखना, जब उसका दांत निकलते रहता है तो बड़ा दांत काटता है वो। क्यों? क्योंकि उसको एक तरह का फीलिंग होता है, एक तरह का इचिंग होता है दांतों में। उसी चीज को दूर करने के लिए वो दांत काटता है। वही चीज इन एनिमल्स के साथ भी होता है। ये क्या करते हैं, ये कुतरते हैं तो एक्चुअली उनका इंसाइजर भी है वो भी कुतराता है, टूटता है। नहीं तो क्या होगा, दांत बढ़ते ही रहेगा, पूरे लाइफ टाइम तक बढ़ते रहता है। या रैबिट्स में भी। तो ये क्या है भाई, पेस्ट है। तो इंसेक्ट को मारने वाली दवा, फंगस को मारने वाली दवा, रोडेंट्स को मारने वाली दवा, इनको हम इंसेक्टिसाइड कहते हैं। इंसेक्टिसाइड, साइड का मतलब हनन होता है या मारने वाला। ये क्या हो जाएगा, फंगीसाइड हो जाएगा। फंगीसाइड। ये क्या हो जाएगा, रोडेंटिसाइड हो जाएगा। रोडेंटिसाइड। ये सारे के सारे क्या हो गए आपके, ये हो गए पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड। तो actually the pest damages the crop, so we have to protect it from damaging. तो जब अब हम इसको प्रोटेक्ट कर लिए, ठीक है, अब नेक्स्ट बारी आती है किसकी? तो प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट के बाद नेक्स्ट बारी आती है, अब पक जाएगा तो उसको हम क्या करेंगे, हार्वेस्ट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग। देखिए, तो हार्वेस्टिंग की हम बात कर रहे हैं, तो वंस द क्रॉप आर मैच्योर्ड, are matured or ripen, they are to be harvested। अगर देखो पक जाएगा उसके बाद से उसको हम लोग हार्वेस्ट नहीं करेंगे तो खराब हो जाएगा, ठीक है, सड़ जाएगा। दे आर टू बी हार्वेस्टेड बिफोर दे गेट डैमेज्ड।
लिखिए मैं पे। सर ये क्या लिखा है? वंस द क्रॉप आर मैच्योर, MATURE, मैच्योर, और राइपेन, RIPEN, पक जाएगा। क्या बोल रही थी? पापा पंखा हाँ ये गेला हो गया। देखिए, पहले जो हार्वेस्टिंग किया जाता था, जैसे सीरियल्स, हम कोई भी तुम ले लो, चावल ही ले लो, चावल को 4 से 5 महीने लगता है ग्रो करने के लिए अच्छे ढंग से। जब वो पक जाता है तो उसको हाथ से काटा जाता था। आज के दिन में ये डिपेंड करता है कि आपका लैंड या आपका जो फार्मिंग है वो कितने बड़े बेस पे है। अगर बहुत बड़ा बेस है तो यू नीड अ मशीन टू हार्वेस्ट। बट अगर स्मॉल स्केल है, उतना बड़ा नहीं है, तो लोग अभी भी सिकल से या हाथों से उसको काटते हैं। ठीक है, हाथ से मतलब सिकल से काटते हैं। तो हार्वेस्टिंग नॉर्मली सिकल से होता है, लेकिन बड़े बड़े मशीन आते हैं जिनको हम लोग हार्वेस्टर कहते हैं, जो कि हार्वेस्ट करने का काम करते हैं। जैसे सीरियल्स के केस में क्या होते हैं, उस सीड या ग्रेन को उसके छिलके से अलग करना होता है। छिलके को काफ कहते हैं हम लोग, तो काफ से रिमूव करना होता है। तो इस मेथड को थ्रेसिंग कहते हैं। एंड थ्रेसिंग जो है, उसके लिए थ्रेशर चाहिए होता है। जो आज के डेट में जो मॉडर्न मशीन आता है, उसमें हार्वेस्टर और थ्रेसर एक ही साथ रहता है। एंड इस पर्टिकुलर मशीन को हम कंबाइन कहते हैं, मतलब दोनों चीज, वो हार्वेस्टिंग भी कर देगा, वो थ्रेसिंग भी कर देगा। फिर उसके बाद से क्या किया जाता है, उसको सेपरेट हम लोग कर सकते हैं किसकी मदद से, विनोइंग की मदद से। विनोइंग मतलब कि इट इज बेस्ड ऑन द डेंसिटी ऑफ द सीड। लाइट वेट जो होते हैं वो काफ, वो हवा से उड़ जाते हैं, दूसरे जगह चले जाते हैं। एंड जो भारी होते हैं वो सीड, वो क्या होते हैं, नीचे ही गिर जाते हैं। तो नॉर्मली हार्वेस्टिंग हम सिकल से करते हैं, लेकिन मॉडर्न डे में हार्वेस्टर एंड इवन हम कह सकते हैं कंबाइन का यूज किया जाता है फॉर हार्वेस्टिंग। जितने भी हमारे इंडिया में ना, या कहीं पे भी जो फेस्टिवल्स होते हैं ना, हार्वेस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिंपल देखो, हमारे या कोई भी चीजों के लिए ना, कोई भी कम्युनिटी रह रही है तो उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है उसका फूड। तो फूड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका जो पूरा फेस्टिवल साइकिल है, दैट डिपेंड्स अपॉन द फूड। ठीक है, मोस्टली। फॉर एग्जाम्पल, हमारे यहाँ हार्वेस्टिंग जब होती है, तब देखो आप, हार्वेस्टिंग फेस्टिवल हमारे यहाँ क्या है, जो मकर संक्रांति है, वो एक तरह का हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है। साउथ में ओनम और पोंगल के नाम से वो मनता है। तो वही हार्वेस्टिंग फेस्टिवल, उस समय वीट की कटाई होती है। तो देखो आप, पंजाब में वो लोहरी के नाम से मनता है। तो हार्वेस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड मोस्ट ऑफ आवर फेस्टिवल्स एक्चुअली डिपेंड्स ऑन दैट। बिकॉज वहां पे क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड है। तो एक तरीके से हम प्रोस्पेरिटी को भी शो करते हैं कि भाई इतना सारा हमारे पास खाना है। वी ऑफर द फूड टू द गॉड फर्स्ट एंड देन वी कंज्यूम इट। चलिए, तो हम सिंपली इसको कह सकते हैं भाई, ऑन स्मॉल स्केल scale harvesting is done by hand using sickle. On large scale harvesting is done by
a machine called harvester. Called mm, extremely sorry for the background noises. Augie. On large scale, harvesting is done by a machine called harvester. Called harvester. बहुत फास्ट आ रहा है। क्या चीज? क्या हुआ? कुछ पूछ रहे क्या? मेरी वॉइस आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Yes, Clear sir. आ रहा है सर, आ रहा है। ठीक. After harvesting, generally the seed coat or the calf is removed from the seeds of cereal, from the seeds of cereals of cereals such as rice, such as rice, this यहाँ तक लिखे तो such as है cereals such as rice, cereals है cereals, cereals. नहीं, इनको हार्वेस्टर नहीं कहते, इनको थ्रेसर कहते हैं. हो गया, लिख लिए. सर सीरियल्स के बाद क्या है? such as और भी हो गया. देखिए, this
phenomenon or process is known as threshing threshing and the machine is called as thresher. ठीक है, ये हम कह सकते हैं कि nowadays a combination of both machines that is harvester and thresher is used known as combine इसी को हम क्या कहते हैं, कंबाइन कहते हैं। अब देखो, ये तो वो फार्मर यूज करेंगे जिनका बहुत बड़ा लैंड है, तो उतना अफोर्ड कर सकते हैं कि भाई उतना बड़ा मशीन लेके आएंगे। लेकिन जो स्मॉल फार्मर्स है वो क्या करते हैं, तो हार्वेस्टिंग तो सिकल से कर ही लेते हैं, तो अलग जो है ग्रेन को उसके काफ से भी अलग विनोइंग से करते हैं। Farmers with small land do the separation of grain and calf by winnowing. सर फेनोमेनन सर फेनोनेमन सर फेनोनेमन के बाद फिनोमेनन बीच में और बोल- process है। कोई बात नहीं, फंबल कर गए। फेनोमेनन और प्रोसेस,
से कुत्ते के भौंकने का आवाज आ रहा है। क्या हो गया? सर डॉग के भौंकने का साउंड आ रहा है बहुत ज्यादा। यस सर। लैब्रा लैब्रा हो गया। सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस। एक्चुअली मेरा ही डॉग है, हल्ला कर रहा है पूरा। हाँ पीयूष, है थोड़ा दिक्कत, क्या कर सकते हैं। मेरे घर में दो है, एक चुप होता है तो दूसरा स्टार्ट हो जाता है। चलिए तो देखिए, यहाँ पे क्लियरली हम कह रहे हैं भाई कि विनोइंग वो मेथड है जिसमें कि एक्चुअली विंड से यूज किया जाता है। जैसे मैं अगर बात करूंगा, आप लोग लिख रहे होंगे तो सिंपल क्या किया जाता है, ग्रेन्स को लिया जाता है, एक आदमी एक हाई पे खड़ा हो जाता है, ठीक है, इस पे आदमी खड़ा है, ऐसे गंदा सही है, बोलने सही आदमी समझना, ठीक है। एंड ये अपने हाथों से क्या करता है, ग्रेन्स को यहाँ से गिराता है, ठीक है। अब ग्रेन्स को गिराता है तो हम कह सकते हैं ग्रेन्स जो है वो नीचे गिर जाते हैं, ग्रेन्स जो है वो नीचे की तरफ गिर जाते हैं। एंड जो इसका काफ है वो दूर जाके गिरता है, ठीक है, इसका काफ जो है वो दूर जाके गिरता है। ये हो गया काफ, ये हो गया ग्रेन। किस बेसिस पे है, तो भाई इधर हम लोग क्या कर देंगे, एक पंखा लगा देंगे, ठीक है, जो कि हम कह सकते हैं हवा देगा। ये विंड है, और यही जो मेथड है ये है विनोइंग। जाहिर सी बात है, काफ जो है वो छिलका है, वो हल्का होगा, दूर जाके गिरेगा, सीड जो है वो भारी होगा, नीचे आके गिरेगा। तो ये हमारा मेथड कौन सा हो गया,
ये हम लोग पढ़ रहे क्या, अभी देखिए हम लोग पढ़ रहे हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग के बाद क्या आएगा, लास्ट टॉपिक है हमारा स्टोरेज, सिक्स्थ के बाद सेवंथ स्टोरेज। देखो स्टोरेज की बात करें ना, तो सिंपल समझना कि कोई भी चीज ले लो, कोई भी तुम क्रॉप ले लो, कोई भी तुम वेजिटेबल ले लो, चाहे फ्रूट ले लो, सिंपल किसी भी क्रॉप प्रोडक्ट की, चाहे वेजिटेबल हो फ्रूट हो, लॉन्गिविटी, लॉन्गिविटी समझते हो, कितने दिन तक वो चलेगा, ये डिपेंड करता है दो चीजों पे। लॉन्गिविटी ये एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन वाटर कंटेंट। जितना ज्यादा पानी होगा ना किसी चीज में, वो उतना ही कम दिन चलेगा, याद रखिएगा। जैसे सब्जी ले लो तुम, जैसे फ्रूट ले लो तुम, उसमें क्या होता है, इसमें जितना ज्यादा वाटर रहेगा उतना ज्यादा क्या होगा, हम कह सकते हैं कि इसकी लॉन्गेविटी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, पानी जितना ज्यादा क्वांटिटी रहेगा उतना कम रहेगा। जैसे जैसे तुम एग्जांपल में सब्जी ले लो, फल ले लो, जिसमें जितना ज्यादा पानी है, जैसे आलू प्याज में कम पानी है एज कम्पेयर टू ग्रीन लीफी वेजिटेबल, दैट्स वाई वो जल्दी खराब होगा। क्यों, क्योंकि लॉन्गेविटी डिपेंड अपॉन द वाटर कंटेंट। देखो वाटर अगर ज्यादा, मॉइस्चर ज्यादा होता है ना, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो भी जल्दी करता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ के लिए दो मेन कंडीशन चाहिए होता है। एक होता है हीट, हीट मतलब प्रॉपर हम कह सकते हैं 30 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच का टेम्परेचर, एंड एक जो होता है वो है मॉइस्चर। अगर दोनों ही चीजों को हम कम कर देंगे, जो कि हम करते भी है, कैसे करते हैं, हीट को हम करते हैं ठंडा करके। देखो फ्रिज में हम रख देते हैं कोई चीज अपना, तो क्या हो जाता है, टेम्परेचर डाउन हो जाता है, एंड साथ ही साथ मॉइस्चर को भी घटाते हैं, उसको हम ड्राई करते हैं। देखो सुखाया जाता है, जैसे चना है तो उसको सुखा के रखते हैं, मटर है तो सुखा के रखते हैं, चावल है सुखा के रखते हैं, अगर उसमें पानी लग जाएगा तो जल्दी खराब हो जाएगा। तो क्लियरली क्या है, दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है किसी भी जो फूड प्रोडक्ट है हमारी, उसकी लॉन्गेविटी। एकदम एक है वाटर कंटेंट, दूसरा है हमारा क्या भाई, वाटर कंटेंट के साथ साथ उसमें जो टेम्परेचर है, अगर उसको ऑप्टिमम टेम्परेचर हम ना दे, उसको टेम्परेचर कम प्रोवाइड करें, तब वो चीज होगा। हो गया। हो गया। आप कहना क्या चाह रहे हैं, बेड कहना चाह रहे हैं, प्रमेय की ब्रेड कहना चाह रहे हैं?
देखो, तो हम कह सकते हैं कि भाई फेवरेबल कंडीशंस फॉर ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करेगा तो वो चीजें क्या हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी। ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। ये क्या होता है, दो चीजें। सबसे पहला चीज क्या हो गया, हम कह सकते हैं मॉइस्चर। दूसरा चीज क्या हो गया, हाई टेम्परेचर। टेम्परेचर 30 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए। तो हम लोग इसको स्टोरेज कहाँ करते हैं, अगर मैं स्टोरेज की बात करूं तो हम लोग इसको नॉर्मली स्टोरेज कहाँ कर रहे हैं, क्रॉप्स को स्टोरेज नॉर्मली अगर मैं बात करूं तो हम लोग स्टोरेज कहाँ करते हैं, ग्रेनरीज में, जहां ग्रेन को रखा जाता है, ग्रेनरीज में, या उन्हीं को शिलोज भी हम लोग कहते हैं, ठीक है। इन्हीं को हम लोग शिलोज कहते हैं, शिलोज। ग्रेनरीज, या इसी को सिलोज कहते हैं। जो लास्ट तुम गांव देहात में देख लेना, तुमको ऐसा स्ट्रक्चर दिखता भी है, यहाँ ग्रेन स्टोर किया जाता है, ऐसा थोड़ा उठा किया जाता है एंड ऐसा बनाया रहता है, देखते हो ऐसा बना रहता है। ये जो है इसके अंदर ग्रेन स्टोर किया जाता है, इनको सिलोज कहते हैं हम लोग, या ग्रेनरीज कहते हैं। यहाँ स्टोर करते हैं ज़्यादा क्वांटिटी में, हम लोग इसको गोडाउन्स में स्टोर करते हैं, गोडाउन्स के अंदर। फिर इसको हम लोग क्या करते हैं, कोल्ड स्टोरेज में स्टोर करते हैं, कोल्ड स्टोरेज जहाँ टेम्परेचर कम रहता है, कोल्ड स्टोरेज, यहाँ पे स्टोरेज का काम होता है। सर गांव में इसका सर एनिमल्स का फूड रखने में भी यूज होता है सर। हाँ, एनिमल्स के भी फूड, कुछ भी रखो, फूड तो है ना, रख रहे हैं। सर वहाँ ग्रेनरीज में एन के बाद ओ है, GRAIN, AR, ओ नहीं है, ARIES, ग्रेनरीज, या इसी को सिलोज भी कहते हैं हम लोग, सिलोज भी कहते हैं। तो इसी के साथ ये हमारा स्टोरेज वाला भी टॉपिक खत्म हो गया। एंड एक छोटा सा खाली एक डेफिनेशन बचा हुआ है, एक थोड़ा सा टॉपिक है जो है एनिमल हस्बेंड्री, बस बता दे रहे, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। क्या है ना डाउट, बोलिए। ये सर एक डाउट है सर, एक तरफ तो आप लिख रहे हैं मॉइस्चर से उनका ग्रोथ जल्दी होगा, और हाँ। फिर लिख रहे हैं आपने लिखा है हाई टेम्परेचर, तो सर हाँ। हाई टेम्परेचर से तो मॉइस्चर कम हो जाएगा ना, तो सर इसमें कैसे बढ़ ये कौन सकते बोल हैं दिया आपको कि हाई माइक्रो टेम्परेचर पे मॉइस्चर कम हो जाता है? सर मॉइस्चर का मतलब क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ वाटर सब्सटेंस ना। हाँ, तो प्रेजेंस ऑफ वाटर दैट इज द ह्यूमिडिटी, हम कह सकते हैं। तो ह्यूमिडिटी होने का मतलब टेम्परेचर कम होना, ये तो कौन कह दिया आपको? जैसे अभी बरसात है, ठीक है, जब बरसात होता है तभी भी तुम देखो कि गर्मी तो रहती है, क्योंकि मॉइस्चर ज़्यादा रहता है एंड टेम्परेचर भी ज़्यादा रहता है। वहीं ठंड में मॉइस्चर ज़्यादा है, टेम्परेचर कम है, तो ऐसा बिल्कुल मत समझिएगा कि मॉइस्चर है जहाँ पानी है वहाँ पे ठंडा होगा ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है।
हाई टेम्परेचर में भी मॉइस्चर होता है। Okay, sir. जैसे कि रेन फॉरेस्ट का रेन फॉरेस्ट हो गया हाई टेम्परेचर पे। रेन फॉरेस्ट में Yes, तो sir. थोड़ा कम टेम्परेचर होता है क्योंकि ऑक्सीजन बहुत ज्यादा क्वांटिटी में रहता है। सिंपल समझो कि आपको आपके आर्मपिट्स हो गए या ग्रोइन हो गया या फिंगर के बीच के जो स्पेस है वहाँ क्या है, मॉइस्चर है एंड टेम्परेचर भी ज्यादा रहता है क्योंकि वहाँ स्वेटिंग उड़ता नहीं है, स्वेट रह जाता है, देखते हो उड़ता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कवर्ड जगह है। वहाँ पे क्या होता है, जल्दी आपको इन्फेक्शन होगा, फंगल इन्फेक्शन ज्यादा अटैक करता है वहाँ पे, जैसे रिंग वर्म वगैरह उंगली के बीच Yes, हो sir. जाते हैं। क्यों? क्योंकि मॉइस्चर एंड हाई टेम्परेचर बोथ आर प्रेजेंट देयर। Okay, sir. Thank you. फोर्थ पेज में मॉइस्चर लिखे थे, मोटर लिखे थे, एक मिनट, वाटर कंटेंट लिखे थे, हाँ वाटर लिखे थे, मॉइस्चर वाटर एक ही चीज है, ये वाटर वही चीज है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जो कि लास्ट टॉपिक है, दैट इज एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री भी एग्रीकल्चर का ही पार्ट है, एक हम कह सकते हैं ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर, ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर, ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर। नहीं उठका, branch of agriculture in which rearing of animals is done for their products। जैसे कि हम कह सकते हैं कि जो रियरिंग हम कर रहे हैं वो, जैसे हम कह सकते हैं कॉमनली एग्जाम्पल में हमारे क्या हो गए, एग्जाम्पल में कैटल फार्मिंग हो गया जहाँ गाय भैंस को पालन करते हैं हम लोग, कैटल फार्मिंग। पोल्ट्री फार्मिंग हो गया जहाँ पे एग्स के लिए और मीट के लिए चिकन या बर्ड्स को हम पालते हैं, पोल्ट्री फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग। मछली पालन को फिशरीज हम कहते हैं, फिशरीज, फिशरीज। फिर मधुमक्खी को भी पालते हैं हम, एपीकल्चर कहते हैं उसको। सिल्कवर्म को पालते हैं, सेरीकल्चर बोलते हैं उसको। तो डिफरेंट ब्रांचेस है जिसके बारे में सिर्फ और सिर्फ हमें नाम जानना था। It is the same thing, branch or practice of agriculture। सर चैप्टर कंप्लीट हो गया। चैप्टर कंप्लीट। सर नेक्स्ट चैप्टर कौन सा पढ़ाई होगा? नेक्स्ट चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो पढ़ाएंगे, जो कि नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। कोई डाउट है तो पूछिए। आज का ये आखिरी टॉपिक है। क्या चीज? सर आज का यही आखिरी टॉपिक है। हाँ यही आपकी टॉपिक है।
नहीं, अभी इसके अंदर नहीं पढ़ेंगे। सर सेल का ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा ना सर? जल्दी। सर संडे को सिर्फ सेल का ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा। सेल का हाँ ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा। सर हार्वेस्टिंग का डेफिनेशन लिखवाए थे, वो वाले पेज निकाल दीजिए ना। मैं वन का क्रॉप आर मॉचर लिखे, MOTURE मॉचर। मैच्योर लिखे है। सर ए है। MATURE, हाँ। Sir, if done, can we leave the class? ये देखो, एक मिनट, हम होमवर्क बता दे रहे हैं। सर फर्स्ट पेज फर्स्ट पेज, एक मिनट आने बता दे रहे, होमवर्क फिर लीव कर दीजिएगा। मॉड्यूल का 8B01.1 एंड .2 दोनों बना लीजिएगा। एग्जाम कॉर्नर और कॉन्सेप्ट चेक है, दोनों में दिया हुआ एग्जाम कॉर्नर और कॉन्सेप्ट चेक है। 1.3 छोड़ दीजिएगा, वो बाद में बनाएंगे। एक बार फिर से होमवर्क बता रहे हैं। क्या चीज? सर एक बार व्हाट्सएप पे सर होमवर्क एक बार फिर से बता दीजिए। हाँ, व्हाट्सएप पे हम लिख देंगे ग्रुप पे। 1.1 जो है एंड 1.2 ये दोनों बनाना है। ये दोनों आपको आज हो गया आपका फ्राइडे, मंडे दोपहर दोपहर 3 बजे तक आपको सबमिट करना है। मंडे, फ्राइडे हो गया आपका, आज तो हो ही गया। सैटरडे संडे 2 दिन आपको टाइम मिलेगा, मंडे को सबमिट करना है। सर व्हाट्सएप अपडेट कर दीजिए। हाँ ठीक, 1.1 एंड 1.2। हाँ, जिनका हो गया वो लीव कर सकता है। क्या बताए अनुपम? हाँ सर टेस्ट के लिए सर मॉड्यूल में सर पढ़ना पड़ेगा सर, कि सर मतलब नोट्स केवल? 2-3 टॉपिक और है बुक में। कौन सा टॉपिक है सर मतलब मेरे कहने का मीन है सर कि मतलब सेल के टेस्ट के लिए सर मॉड्यूल भी देख लेंगे लोग? नहीं, नोट्स देख लीजिएगा, क्वेश्चन देख लीजिएगा। सर क्वेश्चन सर कहाँ पे होगा सर? क्वेश्चन है ना सर, तो जो बुक में देखो, एक लेमन लैंग्वेज में बता देता हूँ तुमको किसी भी चीज का। जैसे कोई भी कोचिंग का तुम बनाओगे, किसी भी कोचिंग का XYZ, अगर जो उसके टेस्ट का होता है ना, उसमें क्वेश्चन जाता है उसके मॉड्यूल से पूछा जाता है। ये हम एक हिंट दे रहे हैं आपको। तो अगर टेस्ट होगा तो आपका बहुत ज़्यादा चांसेस होगा कि मॉड्यूल से ही क्वेश्चन रहता है। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं कि हम बोल सकते कि सारे के सारे क्वेश्चन आपके मॉड्यूल से ही होंगे। एक बेस आपको मिल जाएगा
ऐसे टेस्ट के प्रिपरेशन के लिए सिंपल बता रहे, नोट्स जो लिखवाए है उसको बहुत अच्छे ढंग से 2-3-4 बार अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, टेस्ट में अच्छा परफॉर्मेंस हो रहेगा आपका। ओके सर, थैंक यू सर। अभी मिल्क एनिमल्स, पोल्ट्री, बर्ड्स एनसीईआरटी से लगभग रहेगा नोट्स में, जो सॉरी सेल में थोड़ा सा उससे ज्यादा रह सकता है। ये चैप्टर मैं बताऊंगा अभी कि ये जो चैप्टर है काफी स्पेसिफाइड रहता है, ज्यादातर इसमें बहुत डीपली बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं रहती है सब चैप्टर में। मिल्चिंग एनिमल, जो मिल्किंग एनिमल्स होते हैं, जो मिल्क देते हैं, उनको मिल्च एनिमल्स कहते हैं। अभी पोल्ट्री बर्ड्स के बारे में कुछ कुछ है, जैसे चिकन्स हो गए आपके, गूज हो गए, ये होते हैं, फिशेस हो गए, हनी बीज में एपिस इंडिका हो गया, जिससे सर सीड सेल का चैप्टर आएगा क्या? टेस्ट में मैं अपडेट करके ग्रुप पे बता देता हूँ। अगर सेल हो गया है तो फिर तो नहीं आना चाहिए, लेकिन हाँ सेल हुआ था लेकिन पूरा नहीं हुआ था। हम लोगों ने जो टेस्ट लिया था पूरा चैप्टर से नहीं था, इसी वजह से। ओके सर। मोस्ट प्रोबेबली सेल ही रहेगा, चैप्टर चेंज नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो ये अभी अभिराज, ये चैप्टर जो है ना, ये हम लोगों को पढ़ना क्लास 9th में भी है, थोड़ा सा डिटेल में, वहाँ पे भी इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज करके चैप्टर है। सर ये टॉपिक नहीं ना आएगा? हाँ नहीं, ये टॉपिक नहीं सर आएगा, यही चैप्टर आएगा क्या? ना ना ये चैप्टर नहीं आएगा। ओके। बाय सर। बाय, गुड नाइट सर। गुड नाइट। बाय सर। Yes,